हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। आज की जो क्लास है उसमें हम लोग अकाउंटेंसी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्था, उस चैप्टर का जो पूरा थ्योरी है, यह चैप्टर हमारा कितने मार्क है? यह चैप्टर जो है हमारा पूरा 10 मार्क्स का है, जो कि अकाउंटेंसी जो है हमारी 100 मार्क्स की है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है अकाउंटेंसी का वह पूरा 10 मार्क्स का हो जाता है। तो इस क्लास में, आज की क्लास में हम आपको इस चैप्टर का पूरा थ्योरी यहाँ पर और उसके साथ आंसर यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए, इस चैप्टर से हमने आपके लिए यहाँ पर 22 क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड किए हैं, उसके साथ ही हमने आपके लिए यहाँ पर आंसर भी प्रोवाइड किया है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गैर लाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाला संगठन का क्या अर्थ होता है? देखिए, अगर इसके लिए हमने अब एक स्पेशल वीडियो बनाया, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसको ज़रूर देखिए। गैर लाभकारी जो संस्था है या लाभ न कमाने वाला संगठन, क्या क्या अर्थ होता है? यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। ऐसी संस्थाएं या वह संस्था जिनका स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने सदस्य और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। यह जो गैर लाभकारी संस्था है वह अपने प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि अपने समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए इसमें जो भी काम करता है वह अपने समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए करता है। गैर लाभकारी संस्था या लाभ न कमाने वाला संगठन कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट नंबर 2 नंबर भी क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं के निम्नलिखित 5 उदाहरण दे। गैर व्यापारिक जो संस्था है उसके हम लोग 5 उदाहरण देने के लिए भी आते हैं कि गैर व्यापारिक संस्था क्या है और इसके उदाहरणों 5 उदाहरणों को दे। देखिए, 5 नंबर में क्वेश्चन में आपको पूछ दे सकता है कि गैर व्यापारिक संस्था क्या होता है और इसके 5 निम्नलिखित उदाहरण दे। ठीक है, तो चलिए हम लोग को कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको आंसर डाल के लिखना है गैर व्यापारिक संस्थाओं के निम्नलिखित उदाहरण है, ऐसे आपको डालना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, डालकर और आप फर्स्ट नंबर डालकर देखिए, फर्स्ट नंबर पे है विद्यालय। विद्यालय क्या होता है? तो वह समाज की सेवा के लिए किया होता है, मतलब सभी बच्चे उसमें पढ़ते हैं, निःशुल्क के तहत वहाँ पर पढ़ाया जाता है। सेकंड हो गया पुस्तकालय, थर्ड हो गया खेल क्लब, फोर्थ हो गया मनोरंजन समितियाँ और 5 हो गया अस्पताल। ठीक है, तो हमने 5 यहाँ पर आपके लिए गैर व्यापारिक संस्थाओं का उदाहरण दे दिया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट को भी क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ न कमाने वाले संस्थाओं का उद्देश्य बताइए। देखिए, हमेशा 2 नंबर क्वेश्चन आता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण। यह 2 नंबर में आपके लिए हमेशा यह पूछता है 2 नंबर में कि लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य बताइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित। यहाँ पर आपको लिखना जरूरी है कि लाभ न कमाने वाली जो संस्था है उसका उद्देश्य जो है वह निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर है, अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों किसी विशिष्ट समूह अथवा समाज को सेवा प्रदान करना और लाभ पहुंचाना या मनोरंजन करना अलाभकारी संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य है। जो हमारा फर्स्ट उद्देश्य देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपसे ऑब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन पूछता है कि अलाभकारी जो संस्था है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह अपने सदस्य और किसी विशिष्ट समूह, गांव में या शहरों में या मोहल्ले में एक समूह बनाया जाता है। देखिए, वह विशिष्ट समूह है अथवा समाज को एक सेवा प्रदान करना और लाभ पहुंचाना या मनोरंजन करना अलाभकारी संस्थाओं के मुख्य उद्देश्य है। यह देखिए, अलाभकारी संस्थाओं का यह एक मुख्य उद्देश्य है। चलिए सेकंड की ओर बढ़ते हैं। सेकंड है, ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने समाज में एक दूसरे की सेवा करना होता है। जो यह संस्था है इसका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना नहीं होता है बल्कि अपने समाज में एक दूसरे की सेवा करना होता है। देखिए, अगर आपसे यह क्वेश्चन जो है 3rd नंबर, लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य बताएं, अगर यह आपका 2 मार्क्स में आता है तो आप फर्स्ट और सेकंड लिखने से आपको 2 का 2 मार्क्स मिल सकता है। अगर टाइम मिले तो आप 3rd भी यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन अगर यह क्वेश्चन आपसे 5 मार्क में पूछे तो आपको यहाँ पर जितने भी हम पॉइंट्स दिए हैं आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप वीडियो को समझिए, अच्छे से सुनिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझने वाला है। चलिए हम लोग 3rd नंबर की ओर बढ़ते हैं। अलाभकारी संस्था का उद्देश्य लोक कल्याण में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति, साहित्य इत्यादि के उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होता है। जो अलाभकारी संस्था है उसका उद्देश्य लोक कल्याण, देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, उस उद्देश्य का कल्याण में वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं
संस्कृति, साहित्य इत्यादि के उन्नयन एवं चेतना में वृद्धि बिना लाभ के उद्देश्य से करना होता है। तो देखिए आपसे अगर 2 नंबर में यह क्वेश्चन पूछता है तो 2 नंबर आपको तीनों पॉइंट दिखा देने से आपको फिक्स है कि 2 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ पर लिखना है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का उद्देश्य निम्नलिखित है। यहाँ पर लिखकर आप यहाँ पर तीनों पॉइंट दर्ज करा दें और आपको 2 नंबर फिक्स है मिल जाए। और यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभ न कमाने वाली संस्थाओं के मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए हमने पहले उसका उद्देश्य समझ लिया, अब ये जो लाभ न कमाने वाले एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसकी मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पर लिख लेना है कि लाभ न कमाने वाली संस्था के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर है हमारा, अलाभकारी संस्थाओं की स्थापना समाज तथा अपने सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। अलाभकारी जो संस्था है उसकी स्थापना अपने समाज तथा सदस्यों के कल्याण तथा सेवा के लिए की जाती है। सेकंड नंबर है, इनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि एक निश्चित सेवा प्रदान करता है। देखिए विशेषता है कि अलाभकारी संस्था की कि इनका जो उद्देश्य होता है वह अब लाभ कमाना नहीं होता है, प्रॉफिट के लिए नहीं होता है, बल्कि एक निश्चित सेवा प्रदान करना है। चलिए थर्ड नंबर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर है, इन संस्थाओं के कोष के प्रमुख स्रोत है। इनके स्रोत देखिए यहाँ पर विशेषता में जो है आपको दर्ज कराना यहाँ पर जरूरी है थर्ड नंबर पर, इसीलिए मैंने आपके लिए यहाँ पर चूज किया है कि इन संगठनों के कोष के प्रमुख स्रोत हैं। सबसे नंबर पर चंदा, सरकारी दान हो गया, अनुदान हो गया और सहायता हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर को बढ़ता है। फोर्थ नंबर है हमारा, इन संस्थाओं द्वारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आय व्यय खाता तथा चिट्ठा तैयार किया जाता है। यह जो गैर लाभकारी संस्था है इसके द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, आय व्यय खाता बनाया जाता है तथा चिट्ठा बनाया जाता है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो, पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, उसमें मैंने आपको लिए प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते के बारे में वहाँ पर विस्तृत जानकारी दी है। अगर आपने उस वीडियो को मिस किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ और उसे अवश्य देखें। चलिए 5 नंबर बढ़ते हैं। 5 नंबर है, ये संस्थाएं कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है। जो गैर लाभकारी संस्था होती है यह कला, संस्कृति, धर्म, शिक्षा, खेलकूद के प्रचार प्रसार तथा प्रोत्साहन के लिए कार्य करती है, जिसमें उनको खुद प्रॉफिट नहीं होता है, बल्कि वह क्या करती हैं, अपने समाज को एक निश्चित सेवा प्रदान करती है। देखिए आपके यह क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछता है विशेषता के लिए, या 2 नंबर में पूछा। अगर 2 नंबर में कहे तो आप वो 1, 2 या 3 पॉइंट दिखा सकते हैं, लेकिन अगर 5 में पूछे तो आपको 5 पॉइंट दर्शाना पड़ेगा, अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाभकारी तथा अलाभकारी संस्था में अंतर बताइए। लाभकारी जिससे लाभ प्राप्त होता है, लाभकारी प्रॉफिट, तथा अलाभकारी जिससे लाभ न प्राप्त हो, जो अपने समाज के लिए मतलब कार्य करे जो बिना अपने प्रॉफिट के। तो उसमें हम लोग अंतर के लिए यहाँ पर देखिए सबसे नंबर 1 पे आप लोग को लिखना है कि लाभकारी संस्था तथा अलाभकारी संस्था में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, आपको देखिए कैसे खाने बनाना है, तो देखिए यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे लिखना है अंतर का आधार। यह लिखना बहुत ही जरूरी है। देखिए इसी पर जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी आपकी जाँच करता है, वह अंतर का आधार यहाँ पर जरूर देखता है। अंतर का आधार मतलब किस आधार पर यह अंतर दिखाया गया है। ठीक है, फिर आगे लिखना है आपको लाभकारी संस्था और एक डब्बे में बना देना है अलाभकारी संस्था। ये नहीं कि लाभकारी संस्था लिख दिया उसके बारे में लिख दिए, फिर नीचे अलाभकारी संस्था लिख दिया उसके बारे में, नहीं, ऐसा नहीं हमें करना है। हमें सबके लिए खाने बना देना है और अंतर का आधार लिखना है। फिर देखिए अंतर का आधार में सबसे नंबर 1 पे लिखना है मूल उद्देश्य, मतलब जो इसका उद्देश्य है वह क्या है, मूल उद्देश्य पहले नंबर 1 पे डाल देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि लाभकारी संस्था का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। मूल उद्देश्य तो सब इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य क्या होता है, तो लाभ कमाना होता है, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए यह काम करते हैं। अलाभकारी संस्था का देखते हैं मूल उद्देश्य क्या होता है, तो अलाभकारी संस्था का मूल उद्देश्य होता है, इन संस्थाओं का मूल उद्देश्य मुफ्त या न्यूनतम शुल्क के साथ सेवा प्रदान करता होता है। अलाभकारी संस्था का जो मूल उद्देश्य होता है वह मुफ्त होता है, मतलब न्यूनतम शुल्क के साथ, मतलब कम से कम शुल्क के साथ सेवा प्रदान करना होता है। मतलब उतना प्रॉफिट वो नहीं लेते हैं, कम से कम शुल्क लेकर, न्यूनतम शुल्क लेकर सेवा प्रदान करता है। ठीक है, तो चलिए सेकंड कर बढ़ते हैं। सेकंड में लिखना है आपको कोष। ठीक है, चलिए कोष के बारे में देखते हैं। लाभकारी संस्था में इसके मालिक स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है, जिसमें पूंजी, एकत्रित संचय व लाभ शामिल होता है। लाभकारी संस्था में कोष जो है इसके मालिक स्वामी का हित स्वामित्व कोष के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसमें पूंजी, एकत्रित संचय और लाभ शामिल होता है। अलाभकारी संस्था में, जबकि अलाभकारी संस्था में सदस्यों का हित, उसमें किस क्या था, स्वामित्व कोष का। ठीक है, स्वामी मतलब मालिक और स्वामी का होता है। अलाभकारी संस्था में सदस्यों का हित,
पूंजी कोष के रूप में व्यक्त होता है। इसमें संपत्ति की दायित्वों पर अधिकता, दान अधिक शामिल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड नंबर पे है कार्य, कार्य का शुद्ध परिणाम। थर्ड नंबर पर लिख रहा है हमें कार्य का। यह हमेशा आपके लिए 5 नंबर में पूछता है। अगर आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे तो क्या करना है, आपको 2 या 3 पॉइंट दिखा देना है। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछता है, आपको अधिकतर यह क्वेश्चन 5 नंबर में एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो यह 5 नंबर में पूछेगा तो आपको यह पूरा दिखाना पड़ेगा। आपको हम यहाँ पर क्लियर समझा रहे हैं, आपको यहाँ पर क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड नंबर पर लिखना है कार्य का शुद्ध परिणाम। जो कार्य है उसका शुद्ध परिणाम क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार की संस्था का कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहा जाता है। इस प्रकार की जो संस्था है यह लाभकारी संस्था है हमारी, तो यह इस प्रकार की संस्था के कार्यों के शुद्ध परिणाम को शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि कहा जाता है। तो अलाभकारी संस्था में क्या होता है कि शुद्ध परिणाम को अधिक या कमी के रूप में जाना जाता है। यानी अधिक यानी अधिक हो गया, सरप्लस हो गया, ये कमी हो गया, डिफिसिट के रूप में जाना जाता है। चलिए फोर्थ नंबर पर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर है इन संस्थाओं के वित्तीय विवरण में निम्नलिखित शामिल है। मतलब लाभकारी संस्था में कौन कौन से वित्तीय विवरण शामिल है उसको हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर व्यापार खाता, लाभकारी संस्था में व्यापार खाता होता है। सेकंड में लाभ हानि होता है, लाभ हानि खाता। और थर्ड नंबर में चिट्ठा विवरण बनाया जाता है, ठीक है। अलाभकारी संस्था में देख लेते हैं। अलाभकारी संस्था में आपको प्राप्ति में भुगतान खाता बनाना पड़ता है, आय व्यय खाता बनाना पड़ता है, और थर्ड नंबर पे चिट्ठा स्थिति विवरण बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यह जो चैप्टर है हमारा 10 नंबर का, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से खाते बनाने हैं। तो प्राप्ति में भुगतान खाते बनाने हैं, आय व्यय खाते बनाने हैं, चिट्ठा एवं स्थिति विवरण बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है। देखिए जो खाते बनाने हैं होते हैं, पहले खाते के बारे में हमें क्लियर समझ में आना जाना चाहिए। जो हमारा यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता है उसके लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और उसे अवश्य देखें, ताकि आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है वह रोकड़, कैश तथा बैंक लेन देन के विभिन्न शीर्षकों का सारांश होता है। यह सारांशित रूप में प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। देखिए एक वैज्ञानिक है विलियम पिकल्स के अनुसार, जिन्होंने प्राप्ति एवं भुगतान खाता का परिभाषा दिया है। देखिए अगर यह क्वेश्चंस आपसे जब भी पूछे तो आपको किसी न किसी वैज्ञानिक का, विलियम पिकल्स के अनुसार मैंने आपको यहाँ पर परिभाषा शॉर्ट रूप में अच्छे से दिया है। तो आपको यह परिभाषा अगर आप ऐड करते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक संपत्ति खाता या वास्तविक खाता है। यह आपसे ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, तो एक संपत्ति खाता या वास्तविक खाता है, ठीक है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में पूछे जाते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस पर, तो रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। आपको ऑप्शन बना कर दिया जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस पर तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन 4 ऑप्शन डालेगा, तो उसमें आपको याद रखना है कि रोकड़ पद्धति पर तैयार किया जाता है। अतः प्राप्ति एवं भुगतान खाता विभिन्न प्राप्तियों एवं भुगतानों को, चाहे वह चालू अवधि से संबंधित हो या पूर्व अवधि या आगामी अवधि से संबंधित हो, सारांश के रूप में प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार इसमें पूंजीगत तथा आयगत सभी नकद लेन देनों को प्रदर्शित किया जाता है। इस खाते के बाएं भाग में प्राप्तियों, देखिए हमने उसमें आपको बताया है उस वीडियो में, अगर आपने देखा है तो आपको वहाँ समझ में आ गया होगा कि जो बाएं भाग होता है उसमें प्राप्तियों को दिखाया जाता है, यानी रिसिप्ट्स को दिखाया जाता है, और दाएं भाग में भुगतानों को यानी पेड को दिखाया जाता है, पेमेंट को प्रदर्शित किया जाता है। यह खाता प्रारंभिक रिकॉर्ड शेष यानी टू बैलेंस बीडी से आरंभ किया जाता है, और अंतिम शेष व बैंक अधिक वर्ष की दशा में बैंक के प्रारंभिक तथा अंतिम शेष विपरीत पक्ष में लिखे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले किन्हीं 3 वित्तीय विवरण के नाम बताएं। देखिए आपसे हमेशा यह 2 नंबर में पूछा जाता है। इस चैप्टर से हमने आपके लिए 22 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इतना पढ़ने के बाद आपसे इस थ्योरी में इस चैप्टर से फर्स्ट नंबर जो NPO है, गैर व्यापारिक संस्था या गैर लाभकारी संस्था, उससे जितने भी मैंने इस चैप्टर से क्वेश्चंस को निकाले हैं, मतलब VBI जो है, उतना पढ़ने के बाद आपको और थ्योरी में कुछ भी नहीं पढ़ने में है, ठीक है। आपको जल्द ही हम आपको क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पर देने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अलाभकारी संस्था द्वारा तैयार किए जाने वाले
वित्तीय विवरण। आपको यहाँ 2 नंबर में पूछता है कि अलाभकारी संस्थाओं द्वारा तैयार किए जाने वाले वित्तीय विवरण कौन कौन से हैं। तो आपको लिखना है फर्स्ट नंबर पे आय व्यय खाता, सेकंड नंबर पे चिट्ठा या स्थिति विवरण और थर्ड नंबर पे प्राप्ति एवं भुगतान खाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाभकारी संस्थाओं के आय के 2 मुख्य स्रोत बताएं। मतलब जो भी अलाभकारी संस्था है उसके आय के मतलब इनकम के 2 मुख्य स्रोत बताना है। ठीक है, यह भी आपसे 2 नंबर में हमेशा पूछता है और यह कई बार आप पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए अलाभकारी संस्थाओं के आय के 2 मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। पहला, सदस्यों से प्राप्त चंदा, मतलब सदस्य से जो भी चंदा प्राप्त होता है वह क्या होता है, उनकी इनकम होती है। 2 नंबर, दान कोई देता है या सरकारी अनुदान, सरकार से भी अनुदान मिलता है, वह क्या है, इन लोगों के लिए, अलाभकारी संस्थाओं के लिए इनकम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं बताइए। प्राप्ति एवं भुगतान खाता है जो उसकी विशेषताएं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की विशेषताएं हम जान लेते हैं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट नंबर है, यह रोकड़ पुस्तक की तरह होता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता किस तरह होता है, तो रोकड़ पुस्तक की तरह होता है। सेकंड, इसमें सभी प्राप्तियां चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत डेबिट पक्ष में दिखाई जाते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्राप्तियां जो होती है वह डेबिट पक्ष में दिखाई जाती है। जो यह क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, आपसे यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या होता है और इसकी विशेषताएं को बताएं। तो आपको प्राप्ति एवं भुगतान खाता का परिभाषा मैंने ऊपर बता दिया है और विशेषताएं यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। आपको दोनों लिखने होंगे तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए थर्ड नंबर है, सभी भुगतानों को चाहे आयगत हो या पूंजीगत क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जितने भी भुगतान हैं उन भुगतान हो वो आयगत हो या पूंजीगत क्रेडिट पक्ष मतलब सीआर साइड में लिखते हैं। इसमें गैर रोकड़ मदे या उपार्जित आय व्यय एवं व्यय नहीं लिखा जाता है। गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास, ठीक है, या उपार्जित आय व्यय नहीं लिखा जाता है। 5 नंबर है, इस खाते के डेबिट पक्ष में सर्वप्रथम आरंभ की रोकड़ शेष लिखी जाती है। ये जो प्राप्ति भुगतान खाता है उसके शुरू में टू बैलेंस बीड यानी डेबिट पक्ष में आरंभ की रोकड़ शेष लिखी जाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें है चंदा क्या है। ठीक है, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि चंदा है सब्सक्रिप्शन, यह क्या है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि चंदा क्या होता है। चंदा सदस्यता शुल्क है। यह पूछता है आपसे, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है कि चंदा क्या है। चंदा एक सदस्यता शुल्क है। जो भी मैंने आपके लिए 22 क्वेश्चंस ऐड किए हैं उसमें आपको अधिकतर मतलब कम से कम पूरा आपको 100 में 80 या 90% आपको ऑब्जेक्टिव इसमें है। जो इसी से ऑब्जेक्टिव अधिकतर लड़ते हैं। मैं जल्द ही आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो चंदा जो है वह सदस्यता शुल्क है जिसका भुगतान सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। चंदा क्या है, सदस्यता शुल्क है और उसका भुगतान क्या है, सदस्य द्वारा वार्षिक आधार पर किया जाता है। यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है। चंदा क्या है, तो यह गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए आयगत प्राप्ति होती है। यह भी हमेशा पूछे जाते हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाओं के लिए चंदा क्या है, तो आयगत प्राप्ति होती है और इसे आय व्यय खाते के क्रेडिट में तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में तथा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में इसको ऐड किया जाता है। परंतु यदि यह किसी विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाए, अगर चंदा विशेष कार्य के लिए प्राप्त किया जाता है तो इसे पूंजीगत मानना चाहिए। अगर यह विशेष के लिए माना जाए तो इसे पूंजीगत मानना चाहिए और इसे चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। और इस कार्य विशेष के पूरा होने के बाद यदि इससे संबंधित चंदे की आय शेष बची हो तो इस शेष रकम को पूंजी कोष में जोड़ना चाहिए। चालू वर्ष के लिए चंदे की रकम ए नंबर है विवरण पत्र बनाकर या खाता बनाकर ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो देखिए हमने 10 क्वेश्चन को इसमें देख लिए हैं। कितने हम, तो इसमें 22 क्वेश्चंस को हमने ऐड किया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाते तथा रोकड़ खाते में अंतर बताइए। देखिए हमेशा 5 नंबर में आपसे पूछता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ खाता में क्या अंतर है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा रोकड़ खाता में क्या अंतर है, तो निम्नलिखित अंतर है। चलिए इतने लिखना बहुत ही जरूरी है। चलिए आपको बताए थे कि ऊपर अंतर का आधार लिखना जरूरी होता है। अगर क्रम संख्या लिख देंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो आप क्रम संख्या भी हम लोग लिख लेंगे, अंतर का आधार लिख लेंगे और प्राप्ति भुगतान खाता तथा रोकड़ भाई लिख लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर लिखकर अंतर का आधार में डालेंगे तिथि,
ठीक है, तिथि। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है, उसमें तिथिवार से प्रविष्टियाँ नहीं की जाती है, मतलब तिथि डेट डालकर प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जो भी प्रविष्टियाँ होती हैं, एंट्रियाँ जो भी होती हैं, वह तिथिवार से नहीं की जाती हैं। जबकि रोकड़ बही में सभी प्रविष्टियाँ तिथिवार से की जाती है। रोकड़ बही जो होता है कैश बुक, उसमें जो भी प्रविष्टियाँ होती है वह डेट डालकर ऐड की जाती है। चलिए सेकंड नंबर पढ़ते हैं। सेकंड नंबर है प्रविष्टियाँ। प्रविष्टियाँ सारांशित रूप में की जाती है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता में प्रविष्टियाँ जो है वह सारांशित रूप में की जाती है, लेकिन रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ क्रमवार से की जाती है। चलिए थर्ड नंबर पे लिखना है अवधि। यह खाता लेखांकन वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता आपको हम बताए हैं कि लिखा जाता है फॉर द ईयर एंडेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखने के बाद नीचे लिखता है फॉर द ईयर एंडेड। तो यह खाता जो है प्राप्ति एवं भुगतान खाता, वह वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है। रोकड़ बही दैनिक आधार पर, मतलब कैश बुक जो होती है डेली, रोकड़ दैनिक बही पर तैयार किया जाता है, ठीक है, दैनिक आधार पर। तो चलिए हमारा आज का यह जो भी है वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपके लिए 11 टोटल क्वेश्चंस को दिए हैं। जल्द ही आपको इसका पार्ट 2 मिलने वाला है, उसमें भी हम लोग 11 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। टोटल जो भी है आपके लिए हमने यहाँ पर 22 यानी 22 क्वेश्चंस को ऐड किया है। अगर आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो आप कॉपी पर लिख लीजिए, और आपको यहाँ पर मैंने सबको अच्छे लिए समझा दिया। अगर आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ही समय में आपको कमेंट्स का जवाब अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ।